तो देखो, जो आज का मेनली टॉपिक करना है वो हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सर ये इंटीग्रेशन दूसरे वाले इंटीग्रेशन से डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, सेम ही है इंटीग्रेशन का। इसमें बस एक फर्क है कि एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है। जेड क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो ये अगर आप इसको डीजेड करोगे तो क्या होगा? डीजेड करोगे ना, तो आई तो कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है। तो डीजेड करोगे तो क्या लिखोगे? डी एक्स प्लस आयोटा इंटू डी वाई लिख लोगे आप, और कुछ नहीं करोगे। जहां जहां आपको सॉल्व करना है डीजेड का, तो क्या लिखना है? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। और बाकी सब सारा रूल सेम रहेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं होता है, सेम सेम। वही जो इंटीग्रेशन के रूल होते थे, कैसे? जैसे मान लो कभी एक्सन का इंटीग्रेशन करना है, और ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता इसमें ना। अच्छी बात क्या है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, ये जो पहले वाला इंटीग्रेशन है उससे आसान, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ रखा है उससे बहुत आसान है। उसका रीजन बहुत क्लियर है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। और जब कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, जो कि हमारे पास वहां पे नहीं था, इसीलिए हम वहां ज्यादा परेशान होते थे। तो बहुत बेसिक्स बेसिक्स जो कहोगे सर क्या पूरा इंटीग्रेशन रिकैप करना है? बिल्कुल नहीं करना है, बहुत जो बेसिक्स वाला फॉर्मूला है उसको रिकैप करना है। लाइक एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स ऑफ एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये हमारा पहला है, फर्स्ट पॉइंट है। जो नॉर्मल बेसिकल इंटीग्रेशन करते थे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी तो आएगा तो लिख भी लेंगे। यहाँ पे वैसे सी एक ही बार एंड में लिखते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। और कौन कौन सा? जैसे मान लो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन है, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या? लॉग एक्स होता है। या जैसे आपने ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो ई रेज टू पावर एक्स होता है। हाँ, बाई पार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो जब बाई पार्ट की जरूरत पड़ सकती है आगे, और साइन कॉस का इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ सकता है, तो जब पड़ेगी ना तभी करेंगे। अदरवाइज हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते रह जाएंगे, ये छूट जाएगा। अच्छा, एक दो और इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। जैसे जेड बार बोलते हैं, जेड कॉन्जुगेट बोलते हैं। जेड बार का मतलब क्या होता है? जहां जहां आई है वहां वहां क्या कर लो? माइनस आई कर लो, ठीक है। जहां जहां भी आई है वहां वहां क्या कर लोगे? माइनस आई कर लोगे। और तीसरा हमारा है जेड आ गया, जेड बार आ गया। और जो थर्ड है हमारे पास कि मोड ऑफ जेड क्या होता है? तो मोड ऑफ जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीन बेसिक्स आपके 11th वाला प्रॉपर्टी का रिक्वायर्ड है, जो 11th में आप जेड के बाद में करते हो। अब कहोगे सर क्वेश्चन कैसा आता है? तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। दो तरीके से बताए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में दो होता है। क्या? एक तो वो होता है जहां आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना होता है, और दूसरा होता है जहां पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगता है, सी आई लगता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है, ज्यादा मार्क्स का वो सी आई वाला ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको भी रूल्ड आउट कर सकते हो। आपको बताया ना नॉर्मली क्या होता है, आप अगर एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो तीन टाइप से मतलब कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो। क्या? एक इसका डायरेक्ट दे देंगे, एक रेजिड्यूअल का दे देंगे, और एक लॉरेंट टेलर सीरीज का दे देंगे। या इसका दे देंगे, रेजिड्यूअल का दे देंगे, या टेलर सीरीज में से दे देंगे, लॉरेंट में से दे देंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसीलिए ये अगर ढंग से ये पार्ट कर लोगे ना, तो कोई भी पार्ट में, दूसरे पार्ट में जहां पे आसान वाला होगा उसकी ऑप्शंस को आप पिक कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये तो एक पक्का ही पक्का आना ही आना है। मतलब इन दोनों पार्ट में से, दो पार्ट में से अगर कहीं ऑप्शंस की बात करोगे तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएगा ही आएगा एंड सेम एग्जाम में। अब कहोगे सर करेंगे कैसे? तो करने का अपना इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सारे फॉर्मूले वही पुराने वाले हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। पॉलिनोमियल टाइप का ही आता है, एक्सन का आ जाएगा, ई एक्स का आ जाएगा, साइन कॉस का आ जाएगा। अब कैसा क्वेश्चन होता है? जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो जरा, पहले थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं, मेथड समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेके करा दूंगा। जैसे एफ जेड डी जेड कहेंगे निकालने के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो एफ जेड तो दिया गया होगा, ये आपको गिवन होगा। और डी जेड के जगह पे क्या लिख लोगे? एफ जेड। अब यहां से जैसे डी जेड निकाला था तो क्या लिख लोगे? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई दे देंगे। तो ये मेन फॉर्मूला आ गया। और इस मेन फॉर्मूला के बाद कोई लिमिट देंगे कि कहां से कहां तक जाना है। नॉर्मली जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है
तो कर्व देते हैं, कोई ना कोई कर्व देंगे और दूसरा क्या देंगे, लिमिट देंगे। मतलब कर्व इन द सेंस पाथ देंगे कि यहां से यहां तक पहुंचना है और कहां से कहां तक पहुंचना है, मतलब लोअर लिमिट दे देंगे और अपर लिमिट दे देंगे। तो कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, ठीक है ना। इन्हीं पे आप क्वेश्चंस लेके आपको करके दिखाता हूं कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये भी दिया गया होगा, ये नहीं दिया होगा तो इसके बदले ये रिप्लेस कर दोगे, ये कर्व दे रखा गया होगा। तो एक ना मैं क्वेश्चन लेके आपको कराता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार क्वेश्चन से लेके आपको ही समझाता हूं तो इससे समझ में आसानी से आ जाएगा। सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है। ये 2007 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है, ठीक है। और भी हो आया होगा, इस बुक में यही लिखा हुआ है। अब ये है 0 से 1 प्लस आयोटा दे रखा गया है, क्वेश्चन दे रखा गया है। अच्छा, जब भी आता है तो ये भी 6 मार्क्स का ही आता है, या पहले ये 8 मार्क्स का आया करता था। ये दे रखा गया है आपका, डीजेड दे रखा गया है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और अब आपको क्या क्या दे रखा गया है, एक तो ये क्वेश्चन दे रखा गया और 3 पार्ट है। पहले मैं पार्ट 1 ही लिखता हूं। कहता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन 0 0 to 1 1। थोड़ा सा इसमें अलोंग द स्ट्रेट लाइन क्या दे रखा गया है, 0 0 to 1 1। ये वाला आपको सॉल्व करने के लिए मतलब देंगे क्वेश्चन। हो सकता है इसमें तो देखो, अब आप फॉर्मेट देखो, याद करो फॉर्मेट क्या था हमारा। हमारा ये एफ जेड डी जेड था। तो एफ जेड तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, एफ जेड है, और ये वाला डी जेड है। तो अब कैसे कैसे करोगे, इनके और भी 2 पार्ट हैं लेकिन पहले एक ही पार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेटल करेंगे। मेथड समझोगे तो यहीं से आ जाएगी। ये क्या दे रखा गया है हमारा, इसमें आ रखा है। अब इनमें क्या करोगे, सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या करना है, लिमिट तो लिखो ना लिखो, आप पहले ये फंक्शन लिख लो, x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। और dz के जगह पे बताया था, क्या बताया था dz के जगह पे, z अगर देखो x प्लस आयोटा वाई है तो dz भी क्या है हमारा, dx प्लस आयोटा dy है। तो यहां से लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, dx प्लस आयोटा dy। ये है हमारा पहला स्टेप, यही करना है जी, जहां जहां dz है वहां पे रिप्लेस कर दो। ये कर लिया। इसके बाद ये जो लिमिट है लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। ये हमारा ऐसे है 1 प्लस आयोटा। अब इसके बाद ये तो पॉइंट सेम होगा हर पार्ट के लिए। अब कर्व में जाओ। कर्व में ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद है किसी को, जो 11th में पढ़ा था, कोई बात नहीं, गोली मारो। आप फॉर्मूला लिख लो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये हमारा था इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m की वैल्यू कैसे निकालते थे, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1। इसके बिना तो होगा नहीं काम, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से इस फॉर्मूला के हिसाब से इस कर्व का इक्वेशन निकाल लो, जो स्ट्रेट पाथ दे रखा गया है। बताया था ना आपको 3 चीज होगी, क्या क्या होगी, एक तो एफ जेड और डी जेड दे रखा गया, एफ जेड गिवन है ऑलरेडी, ये डी जेड को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हमें पाथ का इक्वेशन चाहिए और लिमिट चाहिए। तो लिमिट तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखो दे रखा गया, लिमिट क्या दे रख सॉरी लिमिट क्या दे रखा गया हमारे पास, 0 0 से कहां जाना है, 1 1 तक जाना है।
एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा अरे पता नहीं क्या इतना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है, पहले क्वेश्चन में ही लग रहा है, अदरवाइज ये आसानी है, आप कर पाओगे। अब जरा देखो क्या करोगे, y माइनस वाई वन करोगे, तो ये हमारा देखो ये पॉइंट x1 और ये y1 और ये हमारा x2 और y2, ये इनिशियल पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो इससे निकाल करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन, सॉरी y1 क्या है हमारा 0, और ये y2 माइनस वाई वन, तो 1 माइनस 1 ओवर 0 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। गलत कुछ किया, y2 माइनस वाई वन तो 1 माइनस 0 और x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 0 होगा, तो ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये आपका पाथ आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। कई बार इक्वेशन में अच्छी बात क्या होती है, ये पाथ भी दिया होता है, तो पाथ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो कंडीशंस लगा के कर लेना। नॉर्मली ये स्ट्रेट लाइन कहीं निकालने का देते हैं, पैराबोला इस सब जब देते हैं तो वो दिया होता है पाथ, तो आपको दिक्कत ही नहीं, सीधा ही निकाल लोगे y इज इक्वल टू एक्स। तो पाथ समझ में आ गया। अच्छा, पाथ आने का फायदा क्या होता है, पाथ y इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब यहां पे देखो, एक्चुअली जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो किस में करते हो, एक सिंगल वेरिएबल में करते हो ना। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपका सारा वेरिएबल dx में होगा, dy होगा, x का y के टर्म में तो नहीं होता है। चेन रूल तो इंटीग्रेशन में होता नहीं है, डिफरेंशिएशन में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को चेंज करनी पड़ेगी। जैसे जहां जहां y है, देखो ये जहां जहां y है ना, वहां वहां x के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये लिमिट हटा ही लो, लिमिट से ना कंफ्यूजन होती है, तो लिमिट को एंड में ही डालेंगे। अब क्या कर लोगे, जहां जहां y है वहां वहां x रखोगे। तो y है इस क्वेश्चन में, जहां जहां y था वहां x रखोगे, x को मत छेड़ना, बिकॉज अब हमारा टारगेट क्या है कि सबको x में लाना। ये dx है, आयोटा है, और ये क्या है आपका बताओ, dy है। तो यहां से देखो, अगर ये नॉर्मल y इज इक्वल टू एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो dy भी कहां पे चेंज हो जाएगा, dx में चेंज हो जाएगा, तो इसको आयोटा dx है। ठीक है ना। तो अब अगर इसको कटवट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आयोटा एक्स स्क्वायर इंटू इसको सॉल्व करोगे तो dx कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस आयोटा dx। अब यहां से क्या आ जाएगा, जो जो कांस्टेंट है, देखो इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन तो किसका होगा, वेरिएबल का होगा ना, एक्स का होगा। कांस्टेंट क्या है, आई है और 1 प्लस आई है, तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लोगे। अब ये एक्स स्क्वायर डीएक्स आ जाएगा। तो आई थिंक ये 3 स्टेप समझ में आ गया सबको। पहला स्टेप क्या, पहला तो ये dz को स्टेप 1 यहां पे मैं लिख भी देता हूं, क्या वर्किंग रूल लिख देता हूं। स्टेप पहला कि dz को किससे रिप्लेस करो, dx प्लस आयोटा dy से, स्टेप 1। दूसरा क्या है, पाथ का इक्वेशन निकाल लो, अगर नहीं दिया हुआ है तो, मतलब पाथ या कर्व का इक्वेशन निकाल लो। और थर्ड करो कि वन वेरिएबल में सबको कन्वर्ट करो इक्वेशन को। वन वेरिएबल में सर कोई उल्टी खोपड़ी वाला, सर मेरे को ना मतलब मैं तो चाहता हूं कि वाई के टर्म में कर लूं, तो भी हो सकता था। जहां जहां वाई, मैं तो चाहता हूं वाई के टर्म में कर लूं इस क्वेश्चन को, एक सिंगल वेरिएबल कहीं भी ले जा सकते हो, एक्स या वाई में, तो वो क्या करेगा, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वाई रख लेगा। जैसे यहां वाई माइनस वाई आयोटा इंटू वाई स्क्वायर, dx के जगह पे फिर ऐसे dy लिख लेगा तो भी चलेगा। तो ये 3 स्टेप आ गया। अब लास्ट स्टेप है कि आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट को। तो लिमिट हमेशा कहां से जाएगी, लोअर टू अपर जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट ही करना है। अब बताओ, x की लिमिट, x का कोऑर्डिनेट बताओ कहां से जा रही थी, 0 से 1 तक जा रही थी। तो यहां से अब आप जब ये फाइनली सॉल्व कर लेते हो, चाहो तो यहीं पे लगा लो, जब आपने dx में शिफ्ट कर लिया सारा। जब तक शिफ्ट नहीं करना तब तक लिमिट नहीं लगाना, तब तक ये ड्यूअल लिमिट लगेगी, x की भी लगेगी y की भी लगेगी। लेकिन जैसे ही आपने सिंगल वेरिएबल में शिफ्ट कर लिया, तो लोअर वैल्यू से लेके अपर वैल्यू तक आपकी लिमिट लगेगी, और वो क्या है, 0 से लेके 1 तक लगेगी। तो 0 से 1 तक लगा लिया, तो अब यहां से 0 से 1 तक आ जाएगी। अब ये बताओ, यहां तक एक एक करके बताओ कि क्या ये सारा पॉइंट क्लियर है आप लोग ऑफलाइन वाले।
हाँ वो तो हट जाएगी ना, वो तो ये जो लिमिट होती है ना ये इनके हिसाब से ही होती है, वो बाद में बताऊंगा, अभी इस पे कंफ्यूज नहीं करता। एक्चुअल में क्या होता है, ये अगर आप ये जीरो है ना, तो ये जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो ही होता है। तो देखो ये और ये पॉइंट सेम होता है, क्यों? एक्स की वैल्यू देखो रियल वाला टर्म है, तो एक्स की वैल्यू कहां से आ रही है? जीरो से वन आ रही है। ये एक्स का जीरो, ये वाई का जीरो, और जो आयोटा वाला होता है वो वाई का लिमिट होता है। तो अ, अगर एक्स की लिमिट करोगे, पहले तो लोअर लिमिट लिख लो, एक्स की जीरो और वाई की जीरो ऐसे लिखो। तो ये लोअर लिमिट एक्स की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है, और इधर अपर लिमिट क्या है? तो अपर लिमिट है हमारा एक्स का वन है और वाई का भी वन है। तो ये ऐसे आ जाता है, तो ये पॉइंट में दिया ही होता है, तो इसीलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना। जब आप पॉइंट कंसीडर कर रहे हो तो वो लिमिट का कोई रोल बचता नहीं। सर ठीक है, ये हाँ ये क्लियर है बेटा, याशिका ये क्लियर है? नहीं सर, सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, वन प्लस आई कैसे मल्टीप्लाई करा है? अच्छा ये कैसे आया, ये वन प्लस आई कैसे आया? ये कॉमन लिया है मैंने। हाँ ये dx का कॉमन ले लिया ना बेटा, अगर यहाँ पे dx कॉमन ले लेते हो ठीक। तो क्या आ जाएगा बताओ? dx ले लोगे तो वन प्लस आई, और i का तो i, और आपको पता है वन प्लस आई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से पहले। गुरनौर ये क्लियर है बेटा? यस सर। वंश ये क्लियर है? यस कोई रिपीट करना है तो बताना। आर्यन क्लियर है बेटा? अच्छा सिद्धार्थ आप बताओ बेटा, ये क्लियर है या कोई रिपीट करूं? क्लियर है सर। चलो ठीक है, तो यहां से ये पूरा का पूरा पॉइंट आप इसको लिख पाओगे। अब तो इसके बाद क्वेश्चन में दम ही नहीं। अब ये क्वेश्चन में क्यों नहीं दम है? क्योंकि ये है वन बाय, सॉरी, ये हमारा आई बाय वन प्लस आयोटा, और एक्स स्क्वायर का लिमिट, एक्स स्क्वायर एक पीछे वाला यहां से लिख ही लेते हैं, dx और x की लिमिट जीरो से वन है। तो अब आप लिख लोगे आई, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो, नहीं भी अभी करोगे तो एंड में कर लेना, आई इंटू वन प्लस आयोटा। और ये एक्स स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला बताया था? जो आपको ये एक्स एन डी एक्स का बताया था, तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। सी का तो कोई रोल है नहीं बिकॉज लिमिट डेफिनिट है। तो ये करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या लिख लोगे? एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो टू वन आ गया। अब ये आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा है, ये एक्स के जगह पे एक बार वन रख लोगे, एक बार जीरो रख लोगे। यही आपको पता है, कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट रखना है। तो ये वन क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो बाई थ्री है, और यहां से सॉल्व करोगे तो आई इंटू वन प्लस आयोटा वन बाई थ्री आ जाएगा। ये वन बाई थ्री है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये आयोटा तो है ही, और आयोटा की प्रॉपर्टीज भी लिख लो। आयोटा तो ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन। आयोटा क्यूब निकालते हो तो आयोटा इंटू स्क्वायर, तो माइनस वन इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आता है, आयोटा फोर वन हो जाता है। तो ये तीन मतलब यूजेबल क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा लिमिट तो आता नहीं है, इनफैक्ट इतना भी नहीं आता है, आई स्क्वायर तक आता है। तो अब ये लिख लोगे आप क्या? वन बाई थ्री, आई तो है ही, आई स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन बाई थ्री माइनस वन प्लस आयोटा। इस टाइप से ये आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक दो और ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। सर जो लिमिट होगी वो हमें उससे हिसाब से लेनी है ना, जैसे वन प्लस आयोटा था इसमें, तो वन हाँ कॉमा वो वन लिया। लिमिट और वन प्लस। पॉइंट हाँ। ये सिंक में ही होता है, समझ में आ गया ना? मतलब लोअर, एक्चुअली कहीं पे देखो, नहीं नहीं सर, मेरा डाउट ये था, अगर वन प्लस टू आयोटा होता तो वन कॉमा टू लेते ना। हाँ नहीं नहीं, वन प्लस टू आयोटा होता तो तो वन एक्स कॉमा का टू तो लेते। लोअर वाला ही लेते। देखो क्या होता है, जैसे नहीं कहीं नहीं पे सर, उसमें नहीं, एग्जाम्पल है, ऐसे लिखा हुआ है। फॉर्मूले में, हाँ फॉर्मूले में। फॉर्मू जैसे मान लो डी जेड है, और ये है ए प्लस आयोटा बी, और ये दे रखा गया है सी प्लस आयोटा डी। मान लो ऐसे लिमिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब बताओ एक्स की लोअर वैल्यू क्या होगी? ये लोअर लिमिट है, यस और सर, ए ये कौन होगी। सी लिमिट है आपकी? अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? ए और बी। ए आयोटा के कॉमा। साथ जो होता है वो वाई एक कोऑर्डिनेट होता है, और जो रियल होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है।
ए बी हो जाएगा और यहाँ पे सी डी आ जाएगा। यहाँ तो 0 0 था ना, मैच कर रहा था। अब अगर मेरे को x का लिमिट निकालना लगे रहेगा, अगर मान लो कि सबने हमने dx में कन्वर्ट किया है, तो x कहां से कहां तक जा रहा है बताओ? a से c तक जा रहा है, तो a से c तक लिखते। और अगर हमने y का लिमिट निकाला है तो y कहां से कहां तक आ रहा है बताओ? b से d तक आ रहा है, तो हम लोग b से d तक लिखते। आया समझ में? कब? जब आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर चुके हो। जब तक नहीं कन्वर्ट किया है तब तक तो यही लिमिट चलने दो जो तो क्वेश्चन में लिखा ही होता है। कई बार नहीं भी लिखा होता है, लेकिन नहीं लिखा होता तो पॉइंट दिया होता है, पॉइंट से लिमिट पता चल जाती है। तब तक लिमिट ही मत लगाओ। जब आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो तभी लिमिट लगाओ, तो आपको उस पर क्लैरिटी रहेगी। अभी करते हैं ना, 2 3 और क्वेश्चन करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ये ना आसान पोर्शंस है। ओनली ये इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको ये कभी घटिया उटिया दे देते हैं, तब दिक्कत आती है। अदरवाइज ये मतलब ज्यादा पार्ट दिक्कत आता नहीं। ये 6 मार्क्स में आता है। नॉर्मली हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट 2 2 नंबर का ही होता है, तो आप इसको कर सकते हो। कई बार नॉर्मल आता है जो पहले वाले में आ जाता है, तो पहले वाले में नॉर्मली ये इंटीग्रेशन वाला आता नहीं है, तो प्रॉपर्टी लगा के कर लेते हैं, जहां पे फटाफट लिखना ही कुछ नहीं होता है, बस चेक करना होता है, तो उसके हिसाब से आ जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं का दूसरा पार्ट करते हैं, तो आपको क्लैरिटी आएगी। सेम क्वेश्चंस है, इसमें पार्ट 2 दे रखा गया। अब इसमें ना कर्व का पाथ अलग दे रखा गया। ओवर द पाथ अलोंग द लाइन ऐसे लिखा हुआ, पूरा स्टेटमेंट ही मैं लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ही ना हो। ओवर द पाथ अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन क्या दे रखा गया है? y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ये आराम से देखना, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। थोड़ा बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप 10th में पढ़े हुए हो या 11th में तो मैक्सिमम एप्लीकेशन था, वो तो हमने कर ही लिया, y माइनस y1 का। ये सब कुछ बेसिक्स ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पता होना चाहिए। बिकॉज जब तक आप कर्व ट्रेस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब ये देखो पॉइंट क्या कह रहा है, पहले इसका कर्व बनाते हैं। जाना कहां है आपको? 0 0 से क्वेश्चन दे रखा गया था, कहां जाना था आपको? 1 1 तक जाना है। लेकिन ये जा कैसे रहा है? कह रहा है ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये जा रहा है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है x एक्सिस पे क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब अगर आपसे ये कहते हैं कि अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब होता है? अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 0 कहते हैं तो देखो आपको ऐसे नहीं जाना है। पहले हम कैसे जा रहे थे? इसके पहले वाला जो हमारा था ऐसे जा रहे थे, सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहे थे। अब कहता है ऐसे नहीं स्ट्रेट लाइन जाना है। अब आपको कैसे जाना है? पहले आप y से जाइए, मतलब इधर से लाइन से जाओ, और जब यहां पहुंच रहे हो तो फिर ये x इज इक्वल टू a पे आ जाओ। ये हमारा x इज इक्वल टू a, ये हमारा y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया रास्ता कैसे जाना है? पहले हम ऐसे जा रहे थे, अब ये नहीं जाना है। पहला पार्ट में ये था, ये सीधा स्ट्रेट लाइन जाना है यहां से, तो हमने इक्वेशन लगा ली। अब कहता है ऐसे नहीं जाना है, अब आपको ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, ठीक है ना? तो अब आपको जब ऐसे जाना है तो आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो कैसे करोगे इसको? अब देखो फॉर्मूला तो वही है, आंसर वही है, सब क्वेश्चन वही है। अब थोड़ा सा संभल के देखना है, बिकॉज ये होता तो बहुत आसान है, लेकिन ना इसमें थोड़ा लॉजिकल भी इनपुट होता है। ऐसे उसमें क्या है, सीधा सीधा y इज इक्वल टू एक्स रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो लॉजिकल इनपुट क्या होता है, जरा 5 मिनट लगा के समझो, जरा इसको स्लो में समझना। इसके बाद मैं टाइम दूंगा तो लिख लेना अपना, पहले ये समझ लो, बिकॉज तीसरा पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, उल्टा है। तो कैसे करेंगे इसको? अगर हाँ, इसके अगर इनपुट की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें 2 पार्ट होगा। तो नाम लिख लो, जैसे ये O है, इसका नाम लिख लो A लिख लो, इसका नाम लिख लो B लिख लो। तो इसमें ना एक पाथ नहीं है, 2 पाथ है। तो आप पहला क्या करोगे? अच्छा, इंटीग्रेशन क्या था? क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन कहां था? जहां था वहां से ले आते हैं। x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डीजेड, ये था क्वेश्चन। x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डीजेड था। डीजेड के जगह पे आप क्या लिख लो? dx प्लस आयोटा dy। ये क्वेश्चन था आपका पूरा। अब इनमें 2 पाथ है, तो पहला निकालो पाथ 1 के अबाउट, और दूसरा कब निकालोगे? पाथ 2 के अबाउट।
इन दोनों पाथ पे कैलकुलेट करो। कहां पे? पाथ 1 में और पाथ 2 में। अब अगर आपको पाथ 1 में निकालना है तो थोड़ा ध्यान से देखना। पाथ 1 कौन सा है? तो इसको लिख लो अलोंग ओए। ये हमारा पाथ 1 है और पाथ 2 कहां है? अलोंग ए बी। और ये दोनों को ऐड करके हम सम मतलब इंटीग्रेट करके सम कर लेंगे। अब जरा देखो अलोंग ओ ए क्या है। अलोंग ओ ए जब आप पाथ करोगे तो इसमें जरा देखना ओ ए वाले में क्या दे रखा गया। ये फिक्स है, देखो y इज इक्वल टू 0 है ना ये अलोंग ओ ए में। तो अलोंग ओ ए में जब y इज इक्वल टू 0 है तो इस एक्सप्रेशन में x को रहने दो और जहां जहां y है, मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 है और y 0 होगा तो dy भी करोगे तो 0 ही हो जाएगा। y कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो, कांस्टेंट आ जाएगा। तो x माइनस 0 आयोटा एक्स स्क्वायर, देखो जरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, dx प्लस आयोटा dy 0 है। अब आपको ये समझ में आया क्या? जब मैंने x along y पे जो जो हमें पैरामीटर्स अवेलेबल था, जो जो हमें वैल्यू अवेलेबल थी, मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। क्या क्या अवेलेबल था? ये दिया हुआ था y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू जहां जहां इक्वेशन था वहां वहां y 0 कर दिया। सर y 0 है तो dy भी 0 हो जाएगा, बिकॉज किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, तो 0 लिख लिया। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये कंडीशंस आ जाएगी। अब ये लिमिट बताओ कहां से कहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा, 1 0 आ जाएगा। तो अब x की लिमिट बताओ कहां से कहां तक। x की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ये 0 to 1 लिख लेंगे। इसका मतलब अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0 to 1 x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर dx, यही है। और अब इसको नॉर्मल, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? वंस ये क्लियर है बेटा, या रिपीट करूं? यस सर। वंशिका ये भी क्लियर है बेटा? याशिका ये क्लियर है बेटा? यस सर। सिद्धार्थ ये क्लियर है? यस सर। करना क्या है, जो दे रखा गया है ना, अब इसी पाथ का कर रहे हैं, अब इसको मत करो, दोनों एक साथ तो कर ही नहीं सकते बिकॉज पैरामीटर अलग अलग। इसमें एक ही फिक्स दे रखा था क्या, y इज इक्वल टू 0, तो इस पूरे इक्वेशन में y को 0 रख ले। सर डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा ही लिख लेते हैं। हाँ कई बार लोग बिल्कुल सीधा सीधा भी लिख लेते हैं, पता है यहां से यहां जाएगा तो 0 से 1 तक ही जाएगा, तभी तो सेम जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे लिख लोगे। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लो, x का क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 आयोटा इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और 0 to 1 लिमिट लगाओगे। अब यहां पे रखोगे 1 करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, x के जगह पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, और आयोटा है x के जगह पे 3 रखोगे, 1 ही रखोगे तो 1 क्यूब माइनस 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हाफ प्लस आयोटा बाई 3 आ जाएगा। तो ये आपका पहला इंटीग्रेशन आ गया, अलोंग द कर्व OA आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपको अलोंग द कर्व OB निकालना है। कैसे, OB का कैसे निकलेगा बताओ? तो इक्वेशन तो यही रहेगा, ये फर्स्ट कर्व क्लियर है। अब ये सेकेंड कर्व है, एक बार दोबारा से इक्वेशन लिख लेता हूं, x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, और ये क्या है हमारा dx प्लस आयोटा dy। तो अलोंग द कर्व OB कैसे निकालोगे, करो जरा कैलकुलेट करके देखो, अलोंग द कर्व OB क्या रहा है। करो करो, अलोंग द कर्व OB का क्या होगा बताओ, सॉरी AB, AB में दे भी रखा गया ना, क्या दे रखा गया बताओ, AB जो कर्व है वहां पे क्या दे रखा गया, x इज इक्वल टू 1 है, तो एक तो x रख सकते हो, और अगर x 1 है तो आपको dx भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो dx भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो अब जरा देखो इस कर्व की बात करते हैं, कहां x 1 है, y तो कोई पता नहीं अभी, x 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर लिखोगे, इंटू ये क्या है हमारा dx प्लस आयोटा dy, तो dx तो 0 है, 0 प्लस आयोटा dy लिखोगे, तो ये पॉइंट क्लियर आ गया।
अब कहोगे सर लिमिट कहां से जाएगी, तो अब y की लिमिट लिखनी है। तो इसमें यहां से यहां जा रहे हो कर्व में, तो लोअर क्या है y 0 है और अपर क्या है 1 है, तो लिमिट लिख लोगे 0 to 1। अब ये ना 2 मिनट लगा के इसको फटाफट लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इसको सॉल्व करता हूं और इसका तीसरा पार्ट आपसे करवाता हूं। सर हमें ये डायग्राम का कैसे पता चलेगा कि कैसे लाइन बनानी है? हाँ क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा से रिपीट करोगे? सर हमें ये डायग्राम का कैसे पता चलेगा कि कैसे लाइन बनानी है, पहले ओ ए और ए बी वाला? ये तो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होता है, और जाना यहीं पे है, तो इसका मतलब यहीं तक जाओगे तभी तो ऊपर जाओगे, बिकॉज ये स्ट्रेट पाथ है ना। ठीक है ना, एक और करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, ऑफलाइन वाले, हाँ हाँ dx 0 कैसे आया, जैसे x 1 है ना बेटा, तो कभी अगर x को डिफरेंशिएट करोगे तो dx आएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। कोई भी कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन 0 ही आ जाए। तो अब यहां तो स्पेस कम है, अगले वाले पे आते हैं। ये क्या दे रखा गया हमारा, 1 माइनस वाई प्लस आयोटा, यही है 1 माइनस वाई प्लस आयोटा, आयोटा डी वाई, ये है आयोटा डी वाई, और लिमिट है हमारा 0 to 1। ठीक है ना, ये आयोटा तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है। अब इसमें सबका इंटीग्रेट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में तो y आ जाएगा, y का क्या हो जाएगा बताओ, y स्क्वायर बाई 2, आयोटा का क्या हो जाएगा, आयोटा y, लिमिट लिख लोगे 0 to 1। नॉर्मल इंटीग्रेशन, यही बताया कि इसमें बहुत बेसिक्स इंटीग्रेशन होता है। और आयोटा यहां से लिखोगे 1 माइनस 1/2 आयोटा इंटू वाई का 1, माइनस लिखोगे 0 माइनस 0/2 आयोटा इंटू 0। ये आ जाएगा पॉइंट जहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे, मतलब वैल्यू रखी ना, लिमिट रखी, सीधा सीधा भी लिख सकते हो। ये तो 0 वाला तो निपट ही गया सारा, लोअर लिमिट का। अपर वाली सारी वैल्यू रख लो, तो आयोटा ये हाफ प्लस आयोटा, ये हाफ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये बताया था आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो हाफ आयोटा प्लस -1 आ जाए। ये दूसरा आ गया। ठीक है ना, इसको I1 I2 भी लिख सकते हो, जिसको मैं 1 लिखा था, ये I1 ले लो पहला पार्ट, ये I2 ले लो, और जो फाइनल आंसर क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यहां से कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये सर फिर सारी की आपने सारी। हाँ इंटीग्रेशन क्यों करी थी पीछे? मतलब वो 1/2 और प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3। क्या कह रहे हो बेटा, इसमें सर ये कह रहे हो आपने 1/2? नहीं सर, पिछली स्लाइड। हाँ, सर फिर हमने इंटीग्रेशन यहाँ क्यों करी थी, मतलब 1 मिनट। ये वाला, जी सर। ये तो देखो आप दो पार्ट में कर रहे हो ना, ये इस पार्ट का कर रहे हो और इस पार्ट का कर रहे हो, तो इस पार्ट की वैल्यू ये थी और इस पार्ट की वैल्यू ये थी, आपको टोटल लेके जाना है, तो इसका अलग और इसका अलग, नॉर्मल बेसिक सी बात है। अच्छा, वो एक्स के लिए था, वो वाई के लिए था। हाँ जी, मतलब दोनों कर्व इसके लिए है, एक इसके लिए है। तो दोनों कर्व, जैसे मान लो कहीं हम पार्ट वाइज जर्नी करते, अपने को यहां से जाना है, मान लो गोवा जाना है थ्रू मुंबई, मुंबई का खर्चा अलग और मुंबई से गोवा का खर्चा अलग, दोनों ऐड हो जाएगा टोटल। इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन होता है। ठीक है ना बेटा, तो ये तरीका है। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और थर्ड पार्ट आप लोग के हेल्प से ही करते हैं। तो देखो इक्वेशन ये चेंज नहीं होता है, जब भी इक्वेशन आता है तो ये तो सेम रहता है। अब थर्ड पार्ट का मैं एक बार स्टेटमेंट लिखता हूं। हाँ, I1 प्लस I2 कुछ नहीं है बेटा, I1 पहले वाले का इंटीग्रेशन है, I2 दूसरे वाले का जो आंसर आया। जैसे ये पहले वाले का क्या आंसर था, पहले वाले का आंसर था हाफ प्लस आयोटा बाई 3, तो लिख लोगे ये हाफ प्लस आयोटा बाई 3, और दूसरे वाले का क्या है, हाफ आयोटा -1, इनको ऐड वाइड कर लोगे, -1/2 प्लस 5/6 आयोटा, ये आपका नेट आंसर है। सर ये वाला पेज एक बार बता दो, अब आ रही है। क्या कह रहे हो पेज, ये वाला पेज जो आपने ये वाला लिखा है, ये बता दो एक बार। ये वाला,
ये तो देखो, ये तो इंटीग्रेट ही किया है, ये तो लिमिट सारी रखने के बाद, ये वैल्यू रखने के बाद ये इंटीग्रेशन आ रहा है। इंटीग्रेट करने के बाद जब आप यहाँ पे माइनस ऐड करोगे ना, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, बेसिक्स। आई को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। और इसको करने के बाद लिमिट लगा दी 0 से 1 का, ये वैल्यू आ गई। हो सकता है कहीं पे एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, कई बार जल्दी में करने में मेरे से गलती हो सकती है। तो आप इनको इंटीग्रेट करके सीधा सीधा वैल्यू रखोगे तो पिछला वाला जो था आंसर वो I1 था, अब वाला I2 है, ये I1 + I2 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये तीसरा वाला है, इसी में है। ठीक है। हाँ, कराता हूं मैं। ये कहता है, थर्ड वाला है, आपको मतलब थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेट वही करना है, x - y + आयोटा x² dx। फॉर्मूला वही है, dz था तो आप क्या लिखोगे, dx + आयोटा dy, और लिमिट वही था 0 से 1 + आयोटा। और इसमें क्वेश्चन क्या लिख रखा है, अलोंग द पाथ, पाथ क्या है थर्ड पार्ट में, अलोंग द पाथ x = 0 एंड y = 1, ये दे रखा गया। ये यहां से लेके आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है ना। और अगर आपको जैसे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन लगे ना, तो इसको भी आप 0 आयोटा लिख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, नीचे वाला इनिशियल पॉइंट है, और ऊपर वाला जो कॉफिशिएंट है वो फाइनल पॉइंट है। मतलब आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, ये लोअर वैल्यू है, और ये कहाँ है हमारी, ये अपर वैल्यू है, यहां से यहां तक आपको पूरा पहुंचना है। ये कंडीशंस है। तो देखो इस कंडीशंस का क्या करोगे, कहीं भी आपको ये वाला कंडीशंस अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। पाथ, ये इनिशियल है 0 0 से फाइनल जाना है आपको 1 1 तक जाना है। रास्ता क्या कह रहा है बताओ, अलोंग द x = 0। तो x = 0 कहां से होता है, x = 0 जो होता है वो y एक्सिस पे होता है। ये x = 0 है, तो पहले आप यहां पे जा रहे हो, और फिर कहता है अलोंग द y = 1, ये y की वैल्यू 1 है, ये पाथ है। तो मतलब इस बार आप ऐसे जा रहे हो, OA और AB। आया समझ में। तो देखो उन दोनों में फर्क कुछ नहीं था, पहला जब आप सेकेंड कर रहे थे, देखो 3 पार्ट करा है। पहला हमारा क्या था, 0 0 से 1 1 जाना तो वही था, इनिशियल फाइनल सेम है, मगर हम इस रास्ते से गए थे, ठीक है ना। दूसरा ये ए पार्ट था, दूसरा कह रहा था जाना आपका इनिशियल वही है और फाइनल भी वही है, लेकिन जा कहां से रहे हो, 0 0 से जाके हम यहां पे आ रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते से जा रहे हो, ऐसे और ऐसे। और अब कौन सा रास्ता है, अब ये ऐसा रास्ता है, पहले आप ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो। तो ये पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसका सॉल्यूशंस आप ही लोग बताओ कि कैसे जाएंगे। जैसे मान लो पहला मैं अलोंग ट्रैक OA ले लेता हूं। OA में क्या करोगे, कौन बताएगा मेरे को। OA में दे क्या रखा गया, OA में दे रखा गया है x = 0। हाँ, कोई ऑफलाइन में से बताएगा कि कैसे करेंगे OA वाला, अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो अलोंग OA। तो देखो दो चीज को चेंज करना है, x तो 0 दिया ही हुआ है, दिमाग लगाना ही नहीं। dx को चेंज करना है, तो dx क्या हो जाएगी बताओ, dx हमारी x 0 है तो dx भी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो चीज आपको इसमें चेंज करना है। कहा, x के जगह पे 0, जो नहीं पता उसको मत छेड़ो, x के जगह पे 0 तो 0 का स्क्वायर, और ये dx भी क्या है हमारा 0 + आयोटा dy। और ये कहां से जा रहे हो बताओ, ये 0 0 से ये जो पॉइंट आएगा वो कहां तक आएगा, 0 1 तक जाओगे। तो अब आपको y की लिमिट लगानी है, या एक स्टेप और लगाने के बाद लिमिट लगा लो। ये क्या है, आयोटा dy आ जाएगा, और ये यहां से -y हो जाएगा, और तो सब 0 ही है। इतना दूर का बिना मतलब का स्पेस लिख दिया बेटा, y आयोटा dy है। और अब देखो y की लिमिट कहां से कहां तक है, लोअर 0 टू अपर 1। तो अब आप यहां से लिख लोगे 0 to 1 कर लोगे। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, i का 0 to 1 y dy। और अब सॉल्व करोगे माइनस आयोटा इंटू वाई का क्या कर लोगे, y² 0 to 1। और अब करोगे माइनस आयोटा, तो 1/2 - 0, तो ये माइनस आयोटा इंटू हाफ -0, तो -½ आयोटा। यहां से कर पाओगे।
ठीक है, ये क्लियर हो गया I1। कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप दे रखा गया है, बस आपको यूज कर लेना। ये OA हमारा I1 दे रखा गया है। ऐसे ही बताओ OB का। AB का, सॉरी, AB का बताओ, कौन बताएगा, क्या दे रखा गया? सर ये तो ओए का था ना। हाँ हाँ, ये तो OA का था। सर पर ओए के केस में अगर हम मूव कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी। 1 to तो 0। एक्स हम लगा ही नहीं रहे ना, एक्स की वैल्यू तो जहां जहां थी वहां अच्छा जीरो ही अच्छा, रखी ठीक है बेटा। सर। वो तो क्वेश्चन में ठीक दे है। ही रखा गया। हमने किसकी लिमिट लगाई है? वाई की लिमिट लगाई है। वाई। ठीक है ना। अब ओ ए बी के केस में बताओ, कौन बताएगा मेरे को? चलो गुरनौर आप ही बताओ, ए बी के केस में क्या क्या दे रखा गया है और हमें कैसे अप्रोच करना है। ए बी के सर केस में ए दे बी के रखा गया केस में y इज इक्वल टू 1, जो सर वाई कंडीशन की दे वैल्यू रखा वन गया। हाँ, डालेंगे। सर वाई की अब वैल्यू 1 डालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वाई की वैल्यू को 1 से हम हाँ, वो तो लोअर एक, टू अपर लेंगे। नहीं पहले तो y के जगह पे 1 आ गया। अब बताओ dy क्या लिख सकते हैं? जो दे सर रखा गया जीरो उससे होगा। dy भी dy निकालोगे, जीरो होगा। dy dy जीरो जीरो होगा। आ जाएगा। इसका मतलब हमें दो कंडीशन पता है, y का और dy का, तो x को छेड़ेंगे नहीं। पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां x ही रखेंगे। और लिमिट भी फिर पहले देख लो, लिमिट लगाने से पहले एक बार लिख लो, जहां जहां x है अब क्या रखोगे बताओ? x को तो x ही रखोगे, y हमारा क्या है, 1 है तो 1 लिखोगे, आयोटा x का तो x स्क्वायर लिखोगे, dx एज इट इज आ जाएगा, आयोटा dy आपने निकाल रखा है 0। तो इसका मतलब ये आपका एक्सप्रेशन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? ये करना है आपको x-1 प्लस आयोटा, ये क्या है, x-1 प्लस आयोटा x स्क्वायर, और ये dx है। एंड सर अब लिमिट 0 to 1 चली जाएगी। और अब x कहां से कहां तक जा रही है बताओ? ये 0 से जाके 1 तक आ रही है, तो 0 से 1 तक कर लोगे। फिर तो नॉर्मली इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके जो भी आ जाएगी I2 आ जाएगी, फिर I1 प्लस I2 कर लेना। इंटीग्रेशन तो आसान होगा, x² by 2 ऐसे करके निकाल लोगे। तो ये तरीका है जहां के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक और कर लेते हैं जो एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं। सर हमने dy को 0 कैसे लिया है इसमें I2 में? y1 है ना बेटा, तो y1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy 0 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव्स, y कुछ भी है 1 है, dy करोगे तो मतलब आपको डिफरेंशिएट करके देखो, निपटाना तो पड़ेगा ही, नहीं निपटेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, dy को dx में करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, काफी बार ये भी एग्जाम में आ रखा है, इनमें ना ज्यादा डायग्राम डूग्राम का चक्कर नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट है। ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा गया है, 0 से 1 प्लस आयोटा है x² माइनस आयोटा y dz है, और इसमें दो ही पाथ दे रखा गया है, y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, एंड दूसरा पार्ट है y=x²। ठीक है, अब कहोगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सर नहीं दे रखा गया, तो क्या करोगे? देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन देखो, 0 है तो इसको लिख लो 0 प्लस आयोटा इंटू 0, लिख सकते हैं, बिकॉज जब भी लिखोगे तो। अब ये इनिशियल पॉइंट क्या हो गया बताओ? 0 0 हो गया। लोअर जो लिमिट होती है इनिशियल वैल्यू होती है, और जो अपर लिमिट होती है कॉफिशिएंट वो फाइनल होती है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट आ गया, स्टार्टिंग आ गया, और ये फाइनल पॉइंट आ गया। ठीक है जी।
यहां से पॉइंट आ गया, लिमिट में काम आएगा पहला। अब देखो इस पॉइंट नहीं दिया हुआ था, हिडन था, दिया तो है ही, हिडन था तो उसको हमने ना डिकोड कर लिया। अब हमारे पास पॉइंट आ गया 0 0 और 1 1। अब आपका पहला स्टेप बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे? अब लिमिट में भूलना है तो भूल जाओ। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, रूल बताओ। जो डीजेड था उसको किस में कन्वर्ट कर लेते थे? dx प्लस आयोटा dy। ये हमारा स्टेप 1 था, ठीक है जी। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे ना, पाथ निकालते थे। मगर यहां निकालने का टेंशन ही नहीं, ये ऑलरेडी पाथ दे रखा गया, ठीक है ना। अगर आप मान लो मैं केस 1 की बात करूं, पार्ट 1 की बात करूं, तो पाथ हमारा दे रखा गया। क्या दे रखा गया है? y इज इक्वल टू एक्स दे रखा गया है, तो dy को कन्वर्ट कर लो, dx आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा y के जगह पे x इंटू डी एक्स प्लस आयोटा dy। आयोटा dy किसके बराबर है बताओ? dx के बराबर है। ये आया समझ में? पाथ रखने के बाद क्या करते हैं ना, पाथ के हेल्प से सबको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। सिंगल वेरिएबल में आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स, और dx कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा dx। और अब आपको x की लिमिट रखनी है, क्या? बिकॉज अब dx है तो x की लिमिट कहां है? लोअर टू अपर, तो यहां पे लगा लो x की लिमिट 0 to 1, ठीक है। और अब अगर आप इसको x की लिमिट कर लेते हो तो अब क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ। और वो क्या कांस्टेंट है? 1 प्लस आई है, 0 to 1 है। अब कर लोगे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स dx, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा? 1 प्लस आयोटा करोगे, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का क्या? एक्स क्यूब बाई 3, आयोटा एक्स स्क्वायर का क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 कर लोगे। अब रखो जरा, लिमिट रख के देखो कि क्या आंसर आ रहा है। करो, 2 मिनट लगाओ बेटा, आप खुद से एक बार करोगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये तो जब रखोगे तो सॉल्व कर लिया होगा आपने। 1 प्लस आयोटा है, यहां पे पहले 1/3 बाहर निकाल लो, बेस्ट तरीका यही होता है। एक्स के जगह पे 1 रख लोगे तो, और 0 रखोगे, आयोटा है 1/2 है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 है। तो इस टाइप से आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो जो भी आ जाएगा, इसको मतलब 1 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 1/2, 6, तो -2 - 3, तो -1/6 आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप देख लेना, ठीक है ना। तो इस टाइप से आ गया। ऐसे ही दूसरा पार्ट क्या दे रखा गया है,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो सेकेंड पार्ट दे रखा गया वो हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा गया। और कर्व तो वही होता है, कर्व में तो फर्क ही नहीं होता है, मतलब जो इक्वेशन होता है ये वही लिख लो आप। इक्वेशन तो जो लिख रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई, ये दे रखा गया आपका dx प्लस आयोटा dy। अब देखो जब आपके पास ये है तो आपको देखो किसको कन्वर्ट करना है। आप बताओ किसको कन्वर्ट करना आसान है, किसका dy निकालना आसान है या dx निकालना आसान है? तो डेफिनेटली यहां से दिख रहा है कि dy निकालोगे तो ज्यादा आसानी से निकाल पाओगे। तो क्या कर लो, इसमें y को शिफ्ट कर लो। x में देखो अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू करोगे तो रूट रूट आ जाएगा। अब रूट आकर के मतलब हो तो ही जाएगा ही, क्वेश्चन मुश्किल तो होगा नहीं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम होगी, रूट में भी प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसे वाले को ना इसको अवॉइड करो। ये थोड़ा सा आपको डिसीजन दे लेना पड़ेगा कि किसको करना है, अदरवाइज कहीं से भी करोगे तो आंसर आ जाएगा ये 2x dx आ जाएगा, ये dy की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसको रखोगे आंसर में तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, y के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहां से लिख लोगे। dx तो dx है ही, मत छेड़ो इसको। y इंटू डी के जगह पे लिख लोगे 2x dx, ये यहां से कर पाओगे। तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहां से भी 1 प्लस 2x आयोटा कॉमन ले लोगे तो dx आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 1 माइनस आयोटा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x आई डी एक्स कॉन्स्टेंट। अब जब ये आया होगा 6 मार्क्स में तो 3 मार्क्स का ही होगा, 3 मार्क्स का पहला पार्ट, 3 मार्क्स का दूसरा पार्ट। अब आपको लिमिट किसकी लगानी है, dx है तो x की लिमिट लगानी है। एक बार जरा पॉइंट पे जाओ, इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, लिमिट किसकी लगानी है x की। तो x वाला कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक आ रहा है तो लोअर वैल्यू 0 है, अपर वैल्यू 1 है, तो यहां से लोअर और अपर वैल्यू कर लोगे। अब इसके बाद तो आपको नॉर्मल बेसिक्स इंटीग्रेशन है, मतलब ये तो सबसे आसान टाइप का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन ये है कि जिसको टाइम पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब आयोटा dx, ये 1 माइनस आई आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब बाई 3, 2x4/4 इंटू आयोटा, 0 to 1 लिमिट रखोगे तो ये 1 माइनस आयोटा है, ये 1 रखोगे तो ये 1/3 माइनस 0 आ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं, ये कट हो जाएगा। इसको कट करके भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 1/2 है, x4 के जगह पे क्या लिखोगे 1 और माइनस 0 आयोटा, बस ये सारा का सारा आ जाएगा, तो ये आपका I2 आ जाएगा। तो अब मतलब I2 भी करने की क्या जरूरत है, ये सेकेंड पार्ट का आपको इंटीग्रेशन। तो आई थिंक अभी हमने देखो एक तरह से 5 क्वेश्चन कर लिए, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट और दूसरे क्वेश्चंस के भी 2 पार्ट, तो वहां से आप मतलब इसको यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट लिमिट लगाने में यूज कर सकते हो। तो यहां से आप कर पाओगे, ठीक है। अब एक और फाइनली क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। थोड़ा लेंदी है, मगर ये आया हुआ है 2010 में। अब इसमें क्या दे रखा गया है, क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है सिंगल पार्ट ही है, लेंदी है तो सिंगल पार्ट में दे रखा गया है। ये दे रखा गया है
जेड स्क्वायर dz, और जो लिमिट दे रखा गया है 0 से 3 प्लस आयोटा दे रखा गया है, और एक पॉइंट और क्या दे रखा गया है, कर्व भी दे रखा गया है, along the curve y square is equal to x by 3। ये इतना पॉइंट दे रखा गया है। तो देखो कर्व निकालने का टेंशन खत्म है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 0 प्लस 3 आयोटा तो पॉइंट देख लो, पॉइंट दिया नहीं हुआ है तो लोअर और लिमिट निकालने के लिए आयोटा इंटू 0 कर दो, तो x का पॉइंट 0 है और y का पॉइंट 0 है, ये लोअर है हमारा, और अपर कौन सा है, 3 1 है, तो x का पॉइंट 3 है और y का पॉइंट 1 है। ये पहला x आता है और इसका कोफिशिएंट 1 आता है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट आ गया, कर्व आ गया इसमें, लेकिन ये एक्स वाई के टर्म में नहीं देना है, तो ये भी निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड स्क्वायर निकालोगे तो कैसे, ये एक्स वाई के टर्म में होना चाहिए ना, जेड के टर्म में दे रखा गया। तभी मैंने आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं 11th वाले मेथड में ना। ये जो जेड क्या होता है, जेड जेड आयोटा क्या होता है, ये सब वाला ना, ये जेड क्या है जी, जेड बार क्या है, जेड कॉन्जुगेट क्या है, जेड स्क्वायर निकालना है तो निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो जेड स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर करोगे, और इसका ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। और अब जरा देखो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर आपको पता है -1 y स्क्वायर 2xy आई ऐसे आता है। तो अब अगर आप यहां से करोगे एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2xy, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये इसमें एक एडिशनल कैलकुलेट करने का आ गया, तो इसका मतलब ये है 0 से 3 प्लस आयोटा, जो आपने कैलकुलेट करा वो यहां पे लिख लो, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इंटू क्या है हमारा, dz के जगह पे क्या है, dx प्लस आयोटा dy। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहां तक तो एक्सप्रेशन आ गया, थोड़ा सा ये मुश्किल है, हायर साइड में है, कैलकुलेशंस भी लेंदी है, मतलब ये तो स्ट्रेट है लेकिन कैलकुलेशन भी थोड़ा लेंदी है। अब आपको देखो क्या सॉल्व करना है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको ले आता हूं, जगह थोड़ा सा कम है। तो ये हमारा ऐसे था, एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 2xy, और ये क्या था हमारा, dx प्लस आयोटा dy। ये पॉइंट दे रखा था आपके पास कैलकुलेट करने के लिए, और लिमिट कहां से कहां तक था, लिमिट भी आपको पता था, 0 से 0 है, 0 से 3 1 था आई थिंक लिमिट ना, यस। और दूसरा क्या था हमारा, कर्व दे रखा गया है, कर्व दे रखा गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 3। अब कैसे करोगे, इसको करना है तो आपको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। किसको कन्वर्ट करोगे, देखो y स्क्वायर करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये रूट रूट यहां पे आ जाएगा, इसलिए ना x का कर लो। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो x को आसानी से कर पाओगे, और x करोगे तो फिर dx भी निकाल लो, 3 इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy, तो आप यहां से लिखा पाओगे 6y dy, तो ये हमारा dx की वैल्यू है। ठीक है ना, बस अब खत्म है क्वेश्चन। और y की लिमिट कहां से कहां तक है, नहीं x की लिमिट निकाल,
वाई के लिमिट निकाल ले ना, देखो कहां से करोगे अब यहाँ पे। आपने किसको, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3y² का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो एज इट इज है 2xy, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है तो x इज इक्वल टू 3y² इंटू वाई इंटू आई, ये आ जाएगा। और dx तो कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, 6y dy प्लस आयोटा dy, और उसके बाद लिमिट y की लगानी पड़ेगी बिकॉज ये सब dy में लिमिट है, तो y की लिमिट कहाँ है, 0 से 1 बस। अब इसको नॉर्मल अलजेब्रिक इंटीग्रेशन आ गया, पावर ओवर निकाल के सबको इंटीग्रेट करके लिख लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया, सॉल्व कर लोगे 9y4, ठीक है ना। तो इस टाइप से आसान है, तभी ये सिंगल क्वेश्चन ये 6 मार्क्स में आया। आया समझ में, क्योंकि ना इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, ज्यादा भी क्या सॉल्व करोगे तो कोई समस्या इतनी है नहीं। 9y4 माइनस y² 6y³ आयोटा इंटू यहां से कॉल कर लोगे, ये मतलब कॉमन ले लोगे 6y प्लस आयोटा dy, एक बार और मल्टीप्लाई कर लो सबको एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा जी, 9 6 54 y5। अब इसका अगर मान लो इंटीग्रेशन करना है तो क्या कर लोगे, 55y 6/6 लिमिट रख लेना 0 to 1, ऐसे हर एक पार्ट का कर लोगे। तो इसीलिए थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन, तभी ये 6 मार्क्स में एक नहीं 2 क्वेश्चन आया। लेकिन देखो कई अच्छी बात है, आपको कर्व नहीं निकालना है, बाकी सारी नहीं निकालनी है, तो इस टाइप से सीधा सीधा ही कर लोगे, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सर एक बार जिसमें पहले ना, वाली स्लाइड दिखा दो। सर क्या इससे कह पहले रहे हो बेटा, सर इससे पहले वाली एक बार स्लाइड दिखा दो। जेड क्या बताऊं, सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। अच्छा स्लाइड दिखाऊं, हाँ लो। हो गया बेटा। जी सर। अब देखो एक ऐसे ही है कि कई बार ना कर्व टी के टर्म में देते हैं, पैरामीटर्स के टर्म में देते हैं, कम देते हैं, कम बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पे नहीं आते। तो एक्चुअली ज्यादातर क्या है ना, थ्योरम बेस्ड आता है, कॉची रीमान में आता है, ठीक है ना। तो ये जब देते हैं ना तो इन्हीं 2-3 टाइप में दे देंगे, हल्का देंगे तो 3 पार्ट में दे देंगे, मुश्किल देंगे थोड़ा और कैलकुलेशन होगा तो 2 पार्ट में दे देंगे, और मुश्किल कैलकुलेशन देंगे जैसे ये वाला तो 1 ही पार्ट देंगे, यही 6 नंबर का आएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर आ गया ना बेटा, छोटे छोटे 3 कैलकुलेशन, थोड़े बड़े मॉडरेट साइज के 2, और अगर सिंगल है तो 1 ही कैलकुलेशन। इस पे अब करना कुछ नहीं है, आपको वही टाइम पास करना है, ये वैल्यू ये y ऐसे आ जाएगा 6y³, तो 6y4/4 लिमिट लगाते रहो, टाइम पास क्वेश्चन है, क्लर्कियल टाइप का क्वेश्चन है जो कर लोगे। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अभी तक तो नहीं आया है मेरे को, जो जैसे याद है बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को याद है कि एक बार ये इस टाइप का भी आया था, लेकिन कोई बात नहीं, लिख देते हैं, करा देते हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं कि मतलब कोई ऐसे अनसीन टाइप का दिखे। इसमें dz दे रखा गया है और पॉइंट दे रखा गया है a का 1 1 से, फाइनल पॉइंट दे रखा गया है 2 4 है, और जो x की वैल्यू है, अब इसमें कहोगे कर्व कैसा है, तो कर्व ऐसे इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, अगर नहीं डिफाइन किया होता स्ट्रेट लाइन तब तो वही लगाते हैं, आप क्या कहानी y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो कह रहा है ये नहीं, मतलब इसका है नहीं, इन्होंने कर्व एक ऑलरेडी दे रखा गया है, और वो कर्व क्या दे रखा गया है, कर्व दे रखा गया है, इसको पैरामेट्रिक कर्व बोलते हैं। वैसे तो आपने थोड़ा देखा भी होगा, जब 12th में करा होगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वर्ड यूज होता था, जहां पे थीटा में या टी में वैल्यू दी गई होती। तो ये दे रखा गया x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू t², ये कर्व दे रखा गया। तो ये ना रिलेटिवली आसान होता है, जब भी ऐसा कर्व दिया होता है ना तो इसमें कुछ करना नहीं होता है,
इनमें पहले क्या करते थे बताओ, इससे पहले के क्वेश्चन में आप या तो x को y में चेंज करते थे या y को x में करते थे। अब क्या है, अब दोनों को, x को भी t में चेंज करेंगे और y को भी t में चेंज करेंगे। समझ में आ गया, बस इतना ही फर्क होता है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन दे रखा गया है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या, तो पहले तो क्वेश्चन पूरा लिखो। कहोगे सर क्या इसमें अधूरा क्या है, तो ये dz की वैल्यू अधूरी है, जो कि फिक्स ही होता है हर क्वेश्चन के लिए, आयोटा dy। समझ में आ गया, पहला पॉइंट ये लिख लिया आपने, जहां जहां dz है वहां पे क्या लिखोगे, dx प्लस आयोटा dy। ये पॉइंट कर पाओगे आप, यस या नो, ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब वही काम करोगे, सब्स्टिट्यूशन का काम। देखो x के जगह पे t है, तो जहां जहां x है वहां पे t रख लो। आयोटा x के जगह पे t है और y के जगह पे t स्क्वायर है, तो रख लिया। तो कहोगे सर ये तो हो गया, अब यहां से dx के जगह पे क्या रखोगे, तो डिफरेंशिएट कर लोगे। t का डिफरेंशिएशन 1, तो dx इज इक्वल टू 1 dt आ जाएगा, और ऐसे अगर इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो 2t dt आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप यहां से इंटीग्रेट करोगे, dx के जगह पे dt है, आयोटा इंटू 2t dt लिख लोगे, ये आ गया। अब यहां से सॉल्व करोगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, ले सकते हो तो 1 ना 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 मत करो सॉल्व, आगे भी है तब एक साथ ही कर लेंगे। टी स्क्वायर आयोटा टी क्यूब आ गया यहां से, और यहां से क्या आ जाएगा, dt है तो 1 प्लस 2 आयोटा टी dt आ गया, मतलब कॉमन नॉमन लेके dt बाहर निकाल लिया। सर अब t की लिमिट, dt की लिमिट क्या लगाएंगे, t की लिमिट क्या लगाएंगे, तो देखो t x के बराबर है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक है बताओ, मतलब t इज इक्वल टू x, और x की लिमिट 1 से 2 तक है, तो dt की भी लिमिट 1 से 2 तक आ जाएगी। बस फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं। अब तो क्या करोगे, वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई कर लो एक बार सबको, और फिर जैसे इसका करोगे तो ये जी टी स्क्वायर 2t³ 2 आयोटा टी क्यूब आयोटा टी क्यूब प्लस आयोटा आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर 2 इंटू -1 t4 dt। एक बार चाहो तो थोड़ा बहुत ऐड वैड करके थोड़ा आसान बना लो, अगर कोई कंबाइन हो रहा हो तो। ये लिमिट है 1 से 2, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और आयोटा, तो 3 आयोटा टी क्यूब, और ये क्या है हमारा -2t4 2t4, ये 0 टू नहीं, ये क्या था हमारा 1 to 2 dt। अब करोगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका t³/3 3 आयोटा t4/4 2t5/5, लिमिट रख लेना 0 to 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लिमिट क्या है, 1 to 2 है, 2 to 1 नहीं बेटा, 1 to 2, तो 1 to 2 है, ये रख लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशंस के यही टाइप होते हैं, कौन से होते हैं, पहला तो आपको समझ में आ गया, लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, या लाइन ऐसे जा रहा है, या लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, या लाइन कोई कर्व देंगे तो वो कर्व अपने आप दे देते हैं, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एक तब जब हमने y को x में चेंज किया, दूसरा तब जब हमने x को y में चेंज किया, और तीसरा तब जब हमने x y दोनों को t में चेंज किया। ठीक है, तो इतना ही पार्ट है। इनमें एक सर्कल वाला भी आता है, जैसे कर्व है सर्कल वाला, तो सर्कल को ना हम लोग डायरेक्ट से कभी नहीं करेंगे, बिकॉज सर्कल के लिए ना एक हमारा आगे एक शॉर्टकट रूल स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो वो वाला मतलब आता ही आता है, ये वाला का भी चांस है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि क्वेश्चन में ना कॉची इंटीग्रल पहले पार्ट में भी, कॉची इंटीग्रल दूसरे पार्ट में भी, तो और वो कॉची इंटीग्रल आसान भी है। जैसे ये क्या है ना, थोड़ा सा ये समझ लो कि ITI वाला काम है, और जो आप क्लर्क वो वाला करोगे कॉची इंटीग्रल, वो आप जैसे इंजीनियर वाला काम है। समझ में आ गया, इसमें हथौड़ा ज्यादा चलाना है, उसमें दिमाग ज्यादा चलाना है, तो लेकिन है आसान, एक फिक्स पैटर्न पे है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, कॉची इंटीग्रल करेंगे, शायद एक क्लास में ही हो जाए, कॉची इंटीग्रल बहुत बिगर नहीं है,
नहीं तो एक दिन और लगेगा, तो वो वाला भी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्लियर है सबको।